नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका सिविल्स डेली के इस यूट्यूब क्लासेस पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक पर फ्रॉम दी हिंदू एडिटोरियल एंड ओपिट सेक्शन। दोस्तों चलते हैं हम आज के सबसे पहले जो हमारी टू डू लिस्ट है, जहां हम रोज चर्चा करते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। तो आपके सामने ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे इस डिस्कशन का है वो है एडिटोरियल एंड ओपिड एनालिसिस। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे एडिटोरियल ओपिड एनालिसिस आप देख सकते हैं यहाँ पे। दो टॉपिक को मैंने कवर किया हुआ है बेसिकली। ठीक है, एक तो है नॉट टेकिंग साइड्स, दैट इज रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 3 पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे क्विकली। और एक ज़बरदस्त आर्टिकल मुझे आज का मिला है, फेसिंग फाइंड स्पेस फॉर न्यू साइंस एंड दैट इज एन एथिकल डिलेमाज। जो ये GS3 से तो रिलेटेड है ही, लेकिन एथिक्स से भी रिलेटेड है। बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है और शायद आपको मजबूर होना पड़ेगा यहाँ पे जवाब देने के लिए। तो मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि मुझे कमेंट्स आने वाले हैं ढेर सारे। तो क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं इसमें कि आपकी जो मोरल और एथिकल डिलेमास हैं वो निकल के सामने आएंगी। तो समझने के लिए 2 मिनट बस रुक जाइए, हम अपने डेली रिचुअल्स को पहले फॉलो कर लेते हैं। तो आज है ये हमारा एथिक्स, जो हमारा कोट है, कोट ऑफ द डे, नेल्सन मंडेला साहब हैं, उनका कहना था कि गुड वाइज लीडर्स रेस्पेक्ट द लॉ एंड बेसिक वैल्यू ऑफ देयर सोसाइटी। ये हमने क्यों रखा है? क्योंकि जो ऑन गोइंग वॉर है बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, they must follow the UN Charter Act, they must follow the humanitarian ground, they must follow all of the laws or international laws जिनकी वजह से ये पूरा देश यूनाइटेड है। ठीक है, तो एक बेहतरीन लीडर, एक अच्छा लीडर सारे कानूनों को और बेसिक मूल अधिकारों को, मूल वैल्यूज़ को वो सम्मान करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है और वैसे आगे बढ़ता है। राइट, चलिए आज का क्वेश्चन थोड़ा सा एथिक्स का मैंने चेंज कर दिया है आपके लिए। देखिए, APJ अब्दुल कलाम साहब ने जो कहा था कि वेयर देयर इज राइटनेस इन द हार्ट देयर इज ब्यूटी इन द कैरेक्टर, वेयर देयर इज ब्यूटी इन द कैरेक्टर देयर इज हार्मनी इन होम। और जब घर में शांति रहेगी तब इस पूरे दुनिया में शांति रहेगी, इस नेशन में शांति रहेगी। और जब इस हमारे देश में शांति रहेगी तो पूरे वर्ल्ड में एक शांति, सम्मान, समृद्धि का माहौल रहेगा। इस कथन से, इस बात से आप क्या समझते हैं? APJ अब्दुल कलाम के एथिक्स में 150 वर्ड के आंसर आ सकता है, 10 मार्कर, कभी कभी 15 मार्कर का भी आ जाएगा अगर 250 वर्ड है। तो ये कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक। ठीक है, ऐसे से रिलेटेड ये हमारा जो आज का एडिटोरियल है ना, ओपेड, उसमें जो साइंस से रिलेटेड है, क्योंकि साइंस एंड टेक से रिलेटेड हमारा आज का ओपेड है, उससे रिलेटेड मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन दिया है। अभी हम जब आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जब आर्टिकल खत्म हो जाएगा हमारा, तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मैंने क्यों क्वेश्चन दिया है। ओके, चलिए, ये मैंने कल क्वेश्चन कुछ पूछे थे आपसे MCQ के, तो आप लोगों ने मेरे ख्याल से रिप्लाई तो किए हैं, और एक बार चेक कर लेता हूँ मैं आप सबका आंसर। हशमीत कौर ने कहा है चंद्रगुप्त मौर्य, विच इज़ राइट। डी ऑल ऑफ दीज अबव, ये तुमने किसका आंसर दिया है समरीन? ऑल ऑफ दीज अबव, मेरे ख्याल दोनों का होगा, राइट। सो आप लोग अब एक काम भी कर सकते हैं, B1 and 3, शेख समरीन। देखिए, आप लोग एक काम भी कर सकते हैं इसमें कि आप लोग एक दूसरे का भी आंसर इवैल्यूएट, चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक ओपन डिबेट होनी चाहिए जीवन में। जब पता होना चाहिए ना कि जब ऑब्जेक्टिविटी को कैसे हम निकालें, अपने आप को कैसे निखारें, तो डिबेट करना शुरू कर दो। डिबेट मतलब या तो फॉर या तो अगेंस्ट में, और सबसे अच्छा डिबेट वही होता है जो फॉर और अगेंस्ट में होता है। ठीक है, तो डिबेट करना शुरू कर दो। और यहाँ पे जल्द ही हम टेलीग्राम चैनल शुरू करने वाले हैं, जहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। डिस्कशन UPSC एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत 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 ज़रूरी है। अपनी बातों को रखना, बातों को समझाना और दूसरों की बातों को समझना, उस पर फिर अपना जो भी है तर्क, तथ्य, एनालिसिस और एग्जामिन करना। ओके, मेंस के आंसर पे हम आते हैं।
ठीक है। इनफैक्ट ये जो एमसीक्यू है आप लोग वेरीफाई कर लीजिए, नहीं होगा तो मैं कल बता दूंगा इसमें का आपको क्या सही आंसर है। अदरवाइज सो फार आप लोगों ने आंसर सही दिया है। ठीक, ये क्वेश्चन था जो नितेश ने सिर्फ और सिर्फ रिप्लाई किया है, कमेंट करके बताया है। क्वेश्चन ये था, द अल्टीमेट एम ऑफ अशोकास धम्म वॉज टू क्रिएट हार्मोनियस एटमोस्फियर इन द स्टेट, राज्य में, ओके, जहां पे ऑल पीपल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, क्रीड, कल्चर एंड डाइवर्सिटीज लिव्ड इन अ पीस एंड हार्मोनी विथ ईच अदर। इसको हमें एलैबोरेट, इसको हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है, जस्ट इस स्टेटमेंट को, ओके कहीं लिखा नहीं है एक्सप्लेन करने का, मगर अगर कोई स्टेटमेंट आता है ना, तो दैट स्टेटमेंट यू कैन नॉट निगेट, आप उसको नलीफाई नहीं कर सकते, बिकॉज दैट्स द स्टेटमेंट, दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट विच इट हैज मेंशन्ड हियर। यहाँ पे आपको व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट एलैबोरेट उनके जितने भी पार्ट हैं, एक तरीके से उनको एग्जामिन कर दो, खोल के सारी चीज़ें रख दो सामने। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम आंसर में अपना ये डिफाइन करेंगे कि भाई धम्म क्या होता है, ठीक है, डेफिनेशन होगी एक धम्म की। धम्म और धर्म, संस्कृत में धर्म कहते हैं, क्या कोई फर्क है या नहीं है, या दोनों सेम है, इसको एक डिफाइन कर दो आप, ठीक है। उसके बाद जैसा कि नितेश ने लिखा है यहाँ पे, अशोका द ग्रेट रूलर रूल्ड इतने से इतना, दैट यू कैन स्टार्ट विद द इंट्रो। नितेश आपने मिस कर दिया है, क्या आपने मिस कर दिया है, धम्म डेफिनेशन के साथ कोई भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं ना, तो सबसे पहले उसी को लेके हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। बॉडी में आपने लिखा है, इनिशियली वी वॉज नोन बाई, ही वॉज नोन बाई चंड अशोक ड्यू टू हिज क्रूअलनेस, दैट वॉज ऑल राइट, दैट वॉज फाइन। सी यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये मांग रहा है आपसे कि क्या ऐसी मजबूरी थी कि अशोका को धम्म की वाली पॉलिसी अपनानी पड़ी, ठीक है, क्या मजबूरी थी, क्या सिचुएशन ऐसी आई कि जो हारमोनियस एटमॉस्फेयर की स्टेट में बात की गई थी वो कैसे आई, किस वजह से आई, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपने कुछ चीज़ें लिखी हैं, दैट सम ऑफ द मेजर्स टू क्रिएट पीस एंड एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन की हुई हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन कुछ अदर इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे कि उन वहाँ पे सम्राट अशोक ने कैसे कैसे आगे बढ़ाई बातें, चाहे वो कुछ ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड बात हो गई, बिजनेस कैसे चलती थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे चलती थी, जो सोशल पॉलिटिकल माहौल था वो कैसे चलता था, ठीक है, एक पॉलिटिकल मोरालिटी की बात जो आती है वो बहुत ज़रूरी थी इस सिचुएशन में, वो कैसे चलती थी, ठीक है, जहाँ पे तुमने मेंशन भी किया यहाँ पे सोशियो पॉलिटिकल नीड्स, ओके, कंक्लूजन इज फाइन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, द एंटायर बॉडी नीड्स मोर रिफाइनमेंट विथ रेफरेंस टू द क्वेश्चन, ठीक है, इसी में से हम कीवर्ड उठा के अपना सब पार्ट बनाएंगे क्वेश्चन का, समझ में आ गई बात, ठीक है। आंसर सही लिखा है तुमने, क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या बात करनी थी, हमें यहाँ पे ये बात करनी थी, अशोका का जो धम्म की पॉलिसी थी वॉज टू क्रिएट हार्मोनियस एटमॉस्फेयर इन द स्टेट वेयर ऑल पीपल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, ये ऐसे करके, ठीक है, किस वजह से आई, ठीक, क्या चैलेंजेस थे उसके, और आगे जाके क्या बेनिफिट हुए, कितने लोगों ने फॉलो किया उसको, ठीक है, और आज के टाइम पे क्या एक रेलेवेंस है उसकी, बस इतना ही हमें लिखना था, दैट्स इट, ठीक है। अब उसमें आप सोशियो इकोनॉमिक कल्चर लिख लीजिए, उसमें आप उनके ट्रेड एंड कॉमर्स लिख लीजिए, उसमें आप उनके बुद्धिज़्म की टीचिंग्स लिख लीजिए, ठीक है। सो डियाना ने मेंशन किया था आर्टिकल 3B और आर्टिकल 4 का, दैट्स एब्सोल्युटली राइट गाइज, दैट इज़ गुड पार्ट डियाना, आप लोग इसको रेफर कर सकते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट को जब डिटेल में एनालिसिस करनी होती है तो कुछ ऐसा ही आंसर वो मेंशन कर देता है, आर्टिकल 22, आर्टिकल 4 से ऐसे लेकर के 3 पार्ट 4 पार्ट 3 से रिलेटेड, ओके। सो यहाँ का हमारा फीडबैक खत्म होता है। आइए अब इधर चलते हैं, टॉप 4 टर्मिनोलॉजीज। डिक्राइड मतलब होता है दोस्तों पब्लिक डिनाउंस, अभी समझ में आएगा जब हम आगे बात करेंगे। तो डिक्राई मतलब पब्लिक डिनाउंस, डिनाउंस मतलब क्या होता है कि खुलेआम किसी चीज़ की निंदा करना, किसी चीज़ को गलत ठहराना, ओके, डिनाउंस होता है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन, जो हालांकि फिलहाल अभी बहुत न्यूज़ में था, ठीक है, पीआईजी साहब हैं, इनका शरीर के कई सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में इस्तेमाल हो सकते हैं और वो अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं और इंसान की ज़िंदगी बच जाएगी इसमें,
ठीक है। एक रिसिपिएंट का काम कर सकता है, पिग का ऑर्गन, डोनर पिग, ह्यूमन रिसिपिएंट। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, आज समझेंगे। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म क्या होता है, इसी से निकल के आता है, जहाँ पे ये एक ऐसा फिलॉसफी है जहाँ ह्यूमन को केंद्र माना जाता है, सेंटर माना जाता है, कि ह्यूमन की जो वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन का जो नेचर है, क्रिएचर है जो ह्यूमन, वो सेंटर में है, बाकी सब सेकंड प्रायोरिटी है, बाकी सब बकवास है, ठीक है। उसके लिए चाहे आप पेड़ पौधों की जान ले लें, उसके लिए आप जानवरों की जान ले लें, उसके लिए चाहे आप वातावरण को ऐसे करें, लेकिन मनुष्य की केंद्रता ही प्राथमिक रूप है। मेन एंथ्रोपोसेंट्रिज्म ये है। इंसेंडियरी, इंसेंडियरी मतलब होता है, सामने लिखा हुआ है आपके, दैट कॉज फायर रैपिडली, आग की तरह एकदम भड़क गया, ऐसे हम करके लिख सकते हैं। ये था हमारा कुछ टर्म्स एंड वोकैबुलरी ऑफ द डे विच विल रिफ्लेक्ट इन एडिटोरियल पार्ट। और ये है हमारा निकालो प्रीलिम्स। तो ऑलरेडी हमने 2 वीडियो रिलीज कर दिए हैं इसके। अगर 2 वीडियो में, एक तो निकालो प्रीलिम्स है, 8 बिगेस्ट सक्सेसफुल सिविलियन रेस्क्यू, दूसरा ये है व्हाट आर दीज 4 प्रिंसिपल। हमारा कोर मुद्दा ये है दोस्तों कि प्रीलिम्स स्पॉटलाइट यहाँ पे बात हो रही है। प्रीलिम्स से रिलेटेड जितने भी हम प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबल एरियाज, मोस्ट प्रोबेबल कंसेप्ट एंड टॉपिक्स बन सकते हैं, उनको हम अपने इस प्रोग्राम के थ्रू आपके सामने डिलीवर करेंगे। चाहे वो आर्ट एंड कल्चर का हो गया, ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री का हो गया, चाहे वो साइंस एंड टेक का हो गया, चाहे वो इकोनॉमी का हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ, पॉलिटी एंड ऑल, एवरीथिंग। ओके, बेस्ड ऑन द यूपीएससी लास्ट ईयर्स, कुछ सालों के पैटर्न के हिसाब से हम कुछ एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन और कुछ आपके ग्रेजुएशन एंड देन कुछ यूपीएससी सिलेबस के हिसाब से हम ये पोस्ट करेंगे आपको, ताकि आपको कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ना पड़े। आप सिविल्स डेली के यूट्यूब क्लासेस से ही सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि संडे को हमने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट रखा है। फ्री मॉक टेस्ट रखा है। आप ज़रूर आएँ, लिंक को क्लिक करें, मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको क्लिक करिएगा, रजिस्टर करिएगा, टेस्ट दीजिएगा। क्योंकि जो बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, उन्हें हम मंथली, 3 महीने हैं एग्जाम के, मंथली हम आपको फ्री पीडीएफ देंगे, जिसमें कि ढेर सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे अपने, ठीक है। दूसरा, जो बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं, जो बच्चे एग्ज़ाम, ऑल इंडिया हमारा लेवल पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है उसको अप्लाई कर रहे हैं, और उनको एक सरप्राइज कॉल आ सकता है 1-to-1 मेंटरशिप का, सो दैट दे कैन एक्चुअली एड्रेस देयर इश्यूज, एड्रेस देयर प्रॉब्लम्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है जो कि इनिशिएटिव इसका शुरू होने वाला है। हम इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे, और आप प्लीज़ बेल आइकन को हमारे प्रेस करिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें पता रहे, राइट। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर करिए, सेव करिए वीडियो, डाउनलोड करिए वीडियो, ठीक है। और ये हमारे स्मैश प्रीलिम्स और समाचार मंथन के ईयरली प्रोग्राम हैं, आप हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इनके प्राइसेस भी कुछ हैवी डिस्काउंट्स के साथ कम हो गए हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं हम आज के अपने एडिटोरियल एनालिसिस पे। ये है हमारा आर्टिकल नॉट टेकिंग साइड्स। बेसिकली नई खबर, ताज़ी खबर ये आ रही है दोस्तों कि भारत ने एक बार फिर से वोट देने से एब्सटेन कर लिया है, ठीक है। क्या एब्सटेन कर लिया है, हम 3 रीज़न जानेंगे कि सो फार इंडिया ने 3 वोट्स पे एब्सटेन किया है, ओके। और वो 3 वोट्स क्या हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है, 3 बार भारत से पूछा गया कि भाई आपको कबूल है। भारत ने कहा कि नहीं, ना तो हमें कबूल है, ना तो हम किसी के पक्ष में बोल रहे हैं, विपक्ष में बोल रहे हैं, हमें अपने तरफ छोड़ दीजिए। वी आर एब्सटेनिंग, वी विल नॉट वोट नीदर इन फॉर नॉर इन अगेंस्ट, ठीक है। ये पूरा का पूरा रशिया का है सिचुएशन, जहां पे हम यहाँ देख सकते हैं कि लगभग 193 कंट्रीज में, ठीक है, 193 कंट्रीज कौन है उसमें, जिसमें पार्टिसिपेट कौन किया है, यूनाइटेड नेशन
जनरल असेंबली ने 141 कंट्रीज ने वोट किया है, ठीक है। 141 कंट्रीज ने वोट किया है आउट ऑफ 193 कंट्रीज इन जनरल असेंबली। किस लिए? दैट रेजोल्यूशन दैट डिप्लोर्ड इन स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म ऑफ रशियाज यूक्रेन अटैक। डिप्लोर्ड का मतलब यहां क्या है? डिप्लोर्ड का मतलब यह है कि भारी निंदा करना, गलत ठहराना उसके जो भी एक्शंस हैं रशिया के, ये करना, ठीक है। डिप्लोर्ड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म रशियाज अटैक ऑन यूक्रेन एंड डिमांड की जा रही है कि इमीडिएट विड्रॉल ऑफ रशियन ट्रूप्स। ओके, तो बेसिकली ये जो रेजोल्यूशन है वो डिस्कस हुआ था एक रेयर स्पेशल इमरजेंसी सेशन के तहत, जहां पे जो रूब्रिक था वो था यूनाइटिंग फॉर पीस। तो पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट था उनका, वो इस तहत वो इमरजेंसी सेशन कर रहे थे, दैट यूनाइटिंग फॉर पीस। और मुख्यतः मेजर कंट्रीज ने वोट किया है। अभी हम समझते हैं कि क्या किन लोगों ने वोट किया है, किन लोगों ने वोट नहीं किया है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द स्पेशल इमरजेंसी सेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वोटेड ऑन रेजोल्यूशन कंडेमिंग रशियाज इन्वेजन ऑन यूक्रेन। यहाँ पे रशिया डिप्लोर करता है, जो कि आर्टिकल 2 यूएन चार्टर के आर्टिकल 2 को ये वायलेट करता है, रशिया का जो एक्शन है, ठीक है। एंड डिक्लेयर्स दैट द रशियन फेडरेशन, जो कि इमीडिएटली, कंप्लीटली, अनकंडीशनली अपने सारे मिलिट्री फोर्सेस से वो विड्रॉ करे, यूक्रेन के टेरिटरी जो रिकग्नाइज्ड बॉर्डर हैं, जो रिकग्नाइज्ड टेरिटरी हैं यूक्रेन की, वहां से अलग हो जाएं, ठीक है। बेसिकली यहां मुद्दा आया था एशिया पैसिफिक को लेके। जो हमारा एशियन रीजन है, एशिया पैसिफिक रीजन है, उसमें किन कंट्रीज ने बेसिकली वोट किया है, किन कंट्रीज ने नहीं किया है, ठीक। तो 193 में से 141 लोगों ने सपोर्ट किया है रेजोल्यूशन को। 5 ऐसी कंट्रीज है जिसने वोट अगेंस्ट में किया है, जिसमें से एक रशिया, एक चाइना ऑलरेडी है, ठीक है। और 35 अलग देश हैं, 35 कंट्रीज हैं जिन्होंने एब्सटेन किया है, ठीक है। तो हम यहाँ समझते हैं एशिया पैसिफिक में कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने किया है। देखिए, 2 कंट्रीज वोटेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया। यहाँ पे चाइना नहीं, यहाँ नॉर्थ कोरिया होगा, ठीक है। रशिया एंड नॉर्थ कोरिया। रशिया ऑफ कोर्स बात चल रही है रशिया से ही, तो नॉर्थ कोरिया इन्होंने। 10 कंट्रीज एब्सटेन्ड। कौन कौन है? जिसमें से भाई साहब बांग्लादेश, चाइना, कजाकिस्तान, लाओस, ढेर सारी कंट्रीज आ जाएंगी इसमें। ओके, मीनवाइल 14 एशियन पैसिफिक कंट्रीज नॉट ओनली वोटेड इन फेवर बट को स्पॉन्सर्ड, ठीक है। कंबोडिया, जापान, फिजी, ये लोग को स्पॉन्सर्ड किए हैं इस इनिशिएटिव को, यूएस के इस डिसीजन को, यूएन असेंबली के इस डिसीजन को, कि हम सपोर्ट करते हैं आपको। तो ऐसे कुछ मत थे। आपके लिए जानना क्या जरूरी है? भारत का पक्ष। भारत का पक्ष क्या था? शुरू से लेकर जब से ये मुद्दा गर्म हुआ है, उछला है, तो शुरू से लेकर अब तक ये कहा जा रहा है कि भारत ने 3 टाइम वोट देने से एब्सटेन किया है। पहला मुद्दा आया था, हम सबको पता है पहला मुद्दा क्या था। पहला मुद्दा था प्रोसीजरल वोटिंग का, ठीक है। जो सबसे पहले ही बात हो गई थी हमारे जो टीएस मूर्ति साहब हैं, उन्होंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट के ज़रिए बात की थी। उन्होंने रशिया के यूक्रेन के खिलाफ हो रहे इस लड़ाई में और रशिया के खिलाफ जाने से ना तो मना किया था, ना तो सपोर्ट किया था, तो एब्सटेन कर लिया था। वो प्रोसीजरल वोटिंग थी, ठीक है। दूसरा, यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट काउंसिल। बेसिकली ये काउंसिल बनी, ठीक है, और इन लोगों ने रेजोल्यूशन पास करने का ये सोचा कि हम जो है वो प्रोब करेंगे रशिया के ऊपर, क्यों ह्यूमन राइट वायलेशन का प्रोब करेंगे। एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, उस पर सहमति चाह रहे थे लोग। यहाँ पे भी यूएनएचआरसी के रेजोल्यूशन के पास होने पर इंडिया ने दूसरी बार वोट देने से मना कर दिया, एब्सटेन कर दिया, ठीक। अब तीसरा मुद्दा जो कि आप सबको पता है, न्यूक्लियर अटैक का। अभी अभी जो खबर आ रही है वो बड़ी खबर ये आ रही है कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनका ये कहना है कि अगर रशिया यूक्रेन पर परमाणु हमला करता है तो तैयार रहिएगा पूरे के पूरे यूरोप का पतन के लिए। तहस नहस हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा यूरोप आज के आज, अगर ऐसा होता है तो सिचुएशन टाइट है। तो यहाँ पे
इंडिया ने फिर से, क्या है, IAEA एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, UN न्यूक्लियर वॉचडॉग रेजोल्यूशन था ये, जहां पे भारत ने फिर से अपना वोट एब्सटेन कर लिया है। बेसिकली ये उन चीज़ों का था कि डिप्लोरिंग रशियाज अटैक ऑन यूक्रेन, कि भाई अब न्यूक्लियर पावर का अब इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं, और हम जो है, जो एक यूएन यूनाइटेड नेशन की जो न्यूक्लियर वॉचडॉग है, जो ऊपर से सारी कंट्रीज पे नज़र रखता है, न्यूक्लियर पावर जिसके पास है उसकी इफेक्टिव यूज़ का, ना तो डिस्ट्रक्टिव यूज़ का, तो उसने एक रेजोल्यूशन निकाला कि हम रशिया के खिलाफ ऐसा करेंगे क्योंकि रशिया अब न्यूक्लियर पावर को टेस्ट कर रहा है, ट्राई कर रहा है। तो इंडिया ने भी उसमें वोट देने से मना कर दिया। तो ये तीसरा ऐसा सिचुएशन था जहां पे भारत ने ऐसा करने का सोचा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है, इन एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट इंडियाज UN रिप्रेजेंटेटिव सेड दैट कॉलिंग फॉर अ डायलॉग, और लगता है लोगों को कि भाई ये एक डिप्लोमेसी कॉल है रशिया और यूक्रेन की। ऑफ कोर्स है, इंडिया ने ये भी कहा कि देखिए एक लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट का कंसर्न है यहाँ पे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टेरिटोरियल सॉवरेनिटी होनी चाहिए हर एक इंसान की, हर एक नेशन की, और सम्मान करना चाहिए UN चार्टर एक्ट का। ये जो आप इमेज देख रहे हो मैंने चिपका रखी है आपके लिए, हरी वाली जो इमेज है, कलर है, ये लोग रेजोल्यूशन को के साथ हैं, जस्टिफाई करते हैं, सपोर्ट करते हैं। येलो वाले वो इमेजेस हैं दोस्तों जहां पे अपना भारत भी है जो कि एब्सटेन कर रहा है, और रेड वाले ये हैं, ये पूरा एरिया रशिया वाला है जिन्होंने मना किया है, नो बोला है। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। 3 चीज़ें याद रखिएगा कौन कौन सी फिलहाल इंडिया ने एब्सटेन किया है वोट करने से। ठीक है, चलो हम चलते हैं इस आर्टिकल पे। ये बेहतरीन आर्टिकल था आज का, फाइंड स्पेस फॉर न्यू साइंस, इट्स एथिकल डिलेमा। ये जो हमारे पीटर रोनाल्ड डिसूजा साहब हैं, गोवा के आई थिंक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और काफ़ी अच्छे व्यूज़ इन्होंने मेंशन किए हैं। व्यूज़ भी इनके पर्सनल हैं लेकिन हमारे लिए काम आ सकते हैं। सो बेसिकली इनका कहना ये है कि तरक्की इतनी कर रहा है हमारा विज्ञान, साइंस इतना अच्छा कर रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है, हम जो हैं चुनाव के मुद्दों में ही फंसे हुए हैं। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी को इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बना रहे हैं, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बना रहे हैं, मतलब, और दुनिया कितनी आगे बढ़ रही है, और भारत में तो विज्ञान साइंस बहुत मायने हैं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अभी उस सिचुएशन में नहीं हैं जहाँ पे लोग हम इतने स्टेब्लिश हैं। ठीक है, तो साइंस एडुकेशन ये ऐसी चीज़ है कि जो हमें एम्पावर कर सकेगी। हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, अगर सही तरीके से इस विज्ञान को, साइंस को यूज़ करेंगे, एक तो हम आगे बढ़ सकते हैं, दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हम टैकल कर सकते हैं बहुत सारे चैलेंजेस। दूसरा, ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं। अब जान बचाने की जब बात आई तो कुछ चीज़ें यहाँ पे आप ध्यान रखिए। देखिए शुरू में ये मैंने इमेज डाल रखी है इलेक्टोरल, आपने पता होगा ना कि स्वीडन की एक कंपनी है, कंपनी क्या रिपोर्ट पब्लिश करती है, क्या नाम था उसका, वी कुछ करके है, आप लोग मुझे बताइएगा क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा है। सो बेसिकली स्वीडन की इस एजेंसी ने, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, रिपोर्ट पब्लिश की थी और ये कहा था कि भाई इंडिया जो है इज़ नो लॉन्गर अ लिबरल डेमोक्रेसी, इंडिया इज़ नाउ एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या होती है, जहां पे पावर एक ही साथ में एक लोग के पास, या एक पार्टी के पास, या एक कम्युनिटी के पास होती है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट का ये कहना था कि भारत जो है वो एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, ठीक है, जो कि शक्ति, जो ताकत जो है, डेमोक्रेसी का ताकत क्या है, जनता के हाथ में शक्ति। ठीक है, लेकिन यहां पे ऑटोक्रेसी हो रही है, किसी समूह के पास, सिर्फ एक सेगमेंटेड समूह के पास शक्ति जा रही है। मतलब इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का यहाँ ये है कि लोग वोट ही कर रहे हैं उसके लिए जो शक्तिशाली है, जो एक कम्युनिटी में बंधा हुआ है, और वही रूल कर रहा है, वही सब कुछ चला रहा है, जनता नहीं चला रही है। तो ये विवाद हुआ था, यहाँ पे भारत सरकार के ट्वीट भी थे, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको, रिपोर्ट को सरासर खारिज किया था, मोदी जी ने कहा था, और भी फॉरेन एजेंसी बॉडीज़ ने हमारी कही थी कि ये बकवास है, बेकार रिपोर्ट है। तो ये मैंने आपके लिए चिपका रखा है, आप लोग वीडियो पॉज करके एसेंशियली आप देख सकते हो क्या था मामला, क्या नहीं था, हम कोट कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, अपने आंसर में।
दूसरा जो मुद्दा ये था कि मोरल और सोशल इशू का मुद्दा था दोस्तों। अब आप कहोगे कि इसमें कहाँ से आप मोरल और सोशल इशू ले आ रहे हो सर? देखिए, मोरल और सोशल इशू का मामला ये है दोस्तों कि बहुत सारे जब विज्ञान वाली चीज़ होती है ना, साइंटिफिक चीज़, हम अपनाने को तैयार नहीं होते हैं। एथिकल डिलेमास होते हैं। अगर हमारे बड़े बुजुर्ग ये हमसे कह रहे हैं कि बेटा तुम नाक में नींबू डाल लो, हम कह रहे हैं हम तुमसे बड़े हैं, हमारा आदर सम्मान करो, नाक में नींबू डालो, कोरोना भाग जाएगा। अब आप बहुत संस्कारी, बहुत ज़्यादा ही पारिवारिक बच्चे होंगे तो आप मान लेंगे बात उनकी। लेकिन जो बच्चा अपनी वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जो बच्चा साइंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जो बच्चा कम्युनिटी ग्रुप, वो एक एथिकल डिलेमा में शायद पड़ सकता है कि नहीं रुकिए, ये गलत होगा, शायद हमें जांच पड़ताल करने दीजिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट वे। ठीक है, तो न्यू साइंस और स्यूडो साइंस का एक नया चैप्टर समझ में आता है। तो यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं, ऑथर हैं, उनका ये कहना है कि दुनिया कहाँ से कहाँ आगे पहुँच रही है और हम लोग इस चक्कर में, चुनाव के चक्कर में इतना इनग्रोस्ड हैं, इतना ज़्यादा इनग्रोस्ड हैं कि हम देख नहीं रहे हैं कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है और भारत इसमें पीछे चला आ रहा है। ठीक है, इन मुद्दों को हमें सॉल्व करना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए। ये जो फोटो देख रहे हैं मार्क जुकरबर्ग की, चश्मा लगाए, बढ़िया लग रहे हैं ये वैसे। ठीक है, चश्मा इंप्लीमेंट किया है इन्होंने, रे बैन के साथ कोलैबोरेट किया है, जहां पे ये देख रहे हो आप कैमरा लगा हुआ है। सबको, आप लोग सोशल मीडिया पे ऑफ कोर्स एक्टिव रहते होगे तो ये पता होगा। बेसिकली इस चश्मे की खासियत ये है कि भाई आप 30 सेकंड तक सामने वाले को या फिर आसपास अपने एरिया में, विसिनिटी में कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हो बिना सामने वाले की इजाज़त से। ठीक है, खुफिया चश्मा है, सीआईडी के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और भारत में तो ऐसा है कि ये चीज़ आ भी जाएगी, बिकना भी शुरू हो जाएगी, और जब इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पता होंगे तब जाके बवाल होना शुरू होगा, तब जाके फिर अरे नहीं बंद करो सब, हटाओ सब, ये बकवास है, ये है। तो ये चीज़ शुरू से हमें समझनी चाहिए कि इसके लॉन्गर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप चश्मा पहन के सामने बैठ रहे हो और कोई ऐसी बात आपने बोल दी जो कि भारत के इंटीग्रिटी पे, भारत के इंटरनल सिक्योरिटी पे फ़र्क पड़ जाए, वो रिकॉर्ड हो गई, उसको आप वायरल कर दिए, तो आपकी तो भाई लंका लग जाएगी ना, ऐसी की तैसी हो जाएगी आपकी। राइट। सो इसके कुछ मोरल और सोशल इश्यूज हैं, डिलेमाज हैं, वो अभी हम समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली दूसरे मामले में जब ये गए तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे साइंस की। रिसेंटली आपने सुना होगा दोस्तों कि एक पिग, पीआईजी साहब, पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है, किसमें? ह्यूमन बॉडी में। रिसेंटली क्या, बहुत सारे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको मैं अभी आपको बताऊंगा कि एनिमल्स के ऑर्गन, एनिमल्स के टिश्यू, उनकी स्किन यूज हो सकती है ह्यूमन के डिजीज, ह्यूमन को क्योर करने के लिए, उसको फिर से एक नई जिंदगी देने के लिए। तो इस मामले में कई सारी एथिकल चीजें सामने नजर आती हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि ये जो पूरा मुद्दा है, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल्स बताए हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हुए हैं जहाँ पे एक हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए एनिमल की ज़रूरत पड़ी थी और एनिमल के का हार्ट लगाया गया था आदमी में, जहाँ पे एक स्किन डिजीज हो गई थी एक बंदे को, वहाँ पे एनिमल की स्किन टिश्यूज लगाई गई थी और उसको ठीक हो गया। इनफैक्ट ब्रेन तक, किडनीज तक काम आ जाती हैं आदमी के लिए, किसकी? जानवरों की। ठीक है, तो एक नए सेगमेंट में हम चल रहे हैं, नए तरह की। देखिए, ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, ये एथिक्स में जरूर आ सकता है। क्यों? अभी हम डिस्कस करेंगे, इस पे चलते हैं। देखिए, मोरल एंड सोशल इश्यूज 3 मुद्दों पे कैसे हैं? एट द वेरी लीस्ट देयर आर 3 एथिकल इश्यूज दैट मेडिकल एडवांस रेज ह्यूमन सोसाइटी। क्या क्या है वो? ठीक है, इनका ये कहना है कि शुड वी डिस्कस देम और गिव दैट दे इन्वॉल्व कम्युनिटी सेंसिबिलिटी। बेसिकली इनका ये कहना है कि ये कुछ ऐसी सिचुएशन है कि क्या हमें डिस्कस करना चाहिए ये सारी चीजें। क्या जानवर का कोई ऑर्गन आदमी के शरीर में कैसे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो जानवर की हम बात कर रहे हैं और जो एनिमल ह्यूमन बॉडीज के इन पैरामीटर्स को मैच कर रहा है, मतलब कि जो एनिमल जिसकी ऑर्गन्स, जिसके टिश्यूज, जिसके स्किन ह्यूमन के साथ कंपैटिबल होते हैं, वो है पिग, हमारे पीआईजी साहब।
ठीक है, हिंदी भाषा में, और उसमें सुअर कहा जाता है। ठीक है, लगता है ना थोड़ा सा, अरे सुअर, ठीक है। लेकिन ये एक कारण बन सकता है, ये एक नई शुरुआत बन सकती है आदमी को ट्रीट करने की, जो डिजीजेस हो रही हैं। ठीक है, तो एक सोसाइटी का मुद्दा आएगा कि नहीं आएगा, कि क्या हमें इसे डिस्कस भी करना चाहिए, क्या ये चीज़ ऐसी है जिसको अब हम आगे सोचना चाहिए। ठीक है, क्या एक इंडिविजुअल को या फिर एक पूरे कम्युनिटी का कंसर्न होना चाहिए। आर्टिकल 51 क्या कहता है, हमारे संविधान का आर्टिकल 51 कहता है कि भाई एक साइंटिफिक टेम्पर रखो। भारत के संविधान में आर्टिकल 51A क्या कहता है, एक साइंटिफिक टेम्पर रखो, एक जागरूकता रखो साइंस को लेके। क्या हम उसको इग्नोर कर दें? क्या हम सोचे समझे ना साइंस के बारे में? ठीक है, ये पूरी न्यूज़ आप देख रहे हो, हाउ पिग ऑर्गन मेड देयर वे इनटू ह्यूमंस। रिसेंट की न्यूज़ है, एक हफ्ते, पिग किडनीज टू ह्यूमंस, xenotransplantation, a brief history of putting animal organs into human body. ओके दोस्तों, ऐसा करने की कोशिश हुई थी। हिस्ट्री में चलेंगे तो ये आप मेरी वीडियो को पॉज करिएगा, अभी पॉज करिए और ये पढ़िएगा। 17वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी में ऐसे कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हमारे हिस्ट्री में पाए गए हैं जो कि एनिमल के ऑर्गन्स, एनिमल के प्रोडक्ट्स, इनफैक्ट चिंपैंजी के टेस्टिकल्स यूज हुए हैं सीनियर सिटीजन्स के ऊपर, ताकि वो एनर्जेटिक फील करें। रशिया में ये हुआ था, ऐसी चीज़ें रशिया में हुआ था। ये देखिए, टेस्टिकुलर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ चिंपैंजीज टू एजिंग मैन हु लॉस्ट देयर जेस्ट ऑफ लाइफ। आप समझ रहे हो, अभी रिसेंट की बात है, 1983, जहां पे एक इन्फेंट गर्ल गेट्स अ बबून हार्ट, किसके? सर्जरी से। शी डाइड 20 days लेटर आफ्टर एक्यूट रिजेक्शन ऑफ द ऑर्गन। ठीक है, इन मामलों में इन भाई साहब, ये बरुआ साहब हैं, इनको जेल हो गई थी। इन्होंने 1997 में ये डॉक्टर जो हैं वो पिग हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिए थे किसी के शरीर में, और इनको जेल हो गई थी। ठीक है, ये इनकी पूरी हिस्ट्री है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बेसिकली ही वॉज बोथ बरुआ एंड हो भी एक साइंटिस्ट, चाइनीज साइंटिस्ट डॉक्टर हैं। ठीक है, इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, 304 दफ़ा लग गई थी इनको, और द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट, रिमूवल ऑफ ह्यूमन ऑर्गन विदाउट अथॉरिटी, इसके तहत इन लोगों को जेल हो गई थी। जब ये 40 साल के थे तब इनको बेल 40 डेज इन जेल, 40 दिन रहने के बाद इनको जेल मिली। और बरुआ साहब को पागल कहा जाता था। बरुआ साहब को ये कहा था कि अरे ये तो समाज में पागल है, कैसे करता है, अपने इनिशियल डेज में। ठीक है, सो इनफैक्ट इनको क्लिनिक स्थापना करने की अनुमति भी हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी इनको दी थी। लेकिन जब बाद में इन्होंने 97 में वो हार्ट ट्रांसप्लांट किया, पिग का हार्ट लगाया, तो इनको जेल कर दी गई। लेकिन वहीं यूएसए में आज की डेट में वो हार्ट ट्रांसप्लांट पिग का एक नई जिंदगी दे रहा है, नया जीवन दे रहा है। तो क्वेश्चन अब यहाँ ये आता है आप लोगों के सामने, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि वो सख्त खिलाफ है विविसेक्शन के। अब विविसेक्शन क्या होता है? विविसेक्शन मतलब ये होता है कि इंसानों के लिए, इंसानों के डेवलपमेंट के लिए पशुओं की हत्या करना। अब वो डेवलपमेंट चाहे खाने पीने से रिलेटेड हो गई, चाहे दवाई से हो गई, चाहे वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट से हो गई, महात्मा गांधी खिलाफ थे उसके। ऑर्गन मतलब एनिमल को ह्यूमंस के लिए सेक्रीफाइस करना। ठीक है, दूसरी रीज़न ये है यहाँ पे कि जो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म वाली बात मैंने अभी आपसे कही थी, वो एक फिलॉसफी भी समझ में आती है जहाँ की ह्यूमन को केंद्र में रखा जा रहा है। ठीक, तो सबसे दूसरी बात यहाँ पे आती है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि भाई एनिमल्स के ऑर्गन, स्किन वगैरह ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, तो फिर उनका भी तो अधिकार होता है, जानवरों का भी तो राइट, एनिमल्स राइट मूवमेंट होता है, जो कि अब जैसे ह्यूमन राइट कमीशन है, वैसे एनिमल राइट कमीशन वाले अब उठ के आ जाएंगे आपके सामने और कहने लगेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कई ऐसे डॉक्टर्स हैं दोस्तों जो कि अब क्या कर रहे हैं, अब एक्चुअली वो दे आर प्लानिंग टू एस्टैब्लिश एन एनिमल फार्म
ठीक है, जैसे ब्लड बैंक होता है ना, वैसे ही एक एनिमल फार्म वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे उन एनिमल्स का ऑर्गन, उन एनिमल्स की टिश्यूज और स्किन्स को रख के प्रिजर्व किया जाए, ताकि आने वाले टाइम पे कोई भी मनुष्य को कोई दिक्कत हो तो उस एनिमल फार्म से मंगा लिया जाएगा डायरेक्टली। ये कंसेप्ट समझ रहे हैं आप? तो क्या इस कंसेप्ट को भारत स्टैब्लिश करेगा? क्या इस कंसेप्ट को इंडिया अग्री करेगा? क्या हमारी सोसाइटी इस कंसेप्ट को अग्री करेगी? ज़रा सोच के देखिए कि जो लोग जैन होते हैं, जो पंडित हैं हमारे समाज में, मुस्लिम हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो हे दृष्टि से देखते हैं सूअर को, पिग को, जो गंदा खाना खाता है, जो जो मतलब कूड़े कचड़े में रहता है, क्या उसका ऑर्गन हमारे शरीर में आए और लोगों को बर्दाश्त होगा? ये एक एक एथिकल डिलेमा है ना। जो लोग घृणा करते हैं इस जानवर से, अरे घोड़ा वगैरह हो तो समझ में भी आता है, लेकिन अब ये पिग है। अनफॉर्चुनेटली इसने तो मतलब वैसे ही बहुत इज्जत कमाई है सोसाइटी में। तो और जो लोग कहते हैं कि जो लोग पिग खाते भी हैं वो समाज में बहुत लो सोशल स्टेटस पे हैं, ठीक है, होता है ना कि भाई खाते भी हैं लोग, वेयर इवन आस्किंग सच क्वेश्चन इज अ टैबू, ठीक है। व्हाट शुड द मेडिकल फर्टर्निटी डू? हमारे भारत का हेल्थ सिस्टम है, जो मेडिकल फर्टर्निटी है, वो क्या करेगा इस मामले में? ये एक सोचने वाला मुद्दा है। और ये जो हमारे ऑथर हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे भारत के जो शार्प ब्रेन्स हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में हो, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड में हो, उनको इस बारे में सोचना चाहिए, इस बारे में बात रखनी चाहिए। इससे क्लियर हो जाएगा कि भाई आप क्या चाहते हो, क्योंकि बहुत लोगों की जानें भी बच सकती हैं, ठीक है। इफ ग्लोबल एडवांसमेंट इन मेडिकल रिसर्च आर मूविंग टुवर्ड्स अ कंसेंसस ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ पिग हार्ट पेशेंट सफरिंग ये वो हार्ट डिजीज, व्हाट शुड द मेडिकल अथॉरिटीज रिकमेंड टू द गवर्नमेंट? ये जब मुद्दा आएगा, देखिए मैं आज प्रिडिक्ट कर दे रहा हूँ, ये मुद्दा आएगा तो बहुत बवाल मचेगा, और ख़ास कर की जो हमारी सोसाइटी है और ये एथिकल डिलेमा है, ये सारी चीज़ें बहुत आएंगी। तो आपका क्या इस पे विचार है कि क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? क्या ऐसी चीज़ें भारत में भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए? क्या हमारी मेडिकल फर्टर्निटी इस बारे में सोचे और गवर्नमेंट को क्या सुझाव दे इस मामले में कि पीआईजी साहब के ऑर्गन्स को हम यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन को बचाने के लिए? डिप्लीटिंग ह्यूमंस की जो ऑर्गन्स हो रही हैं, किडनी, लिवर, हार्ट, आइज़, कभी कभी तो स्किन, सेल्स, डीएनए, ये सारी चीज़ें, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि अब ये उम्मीद बन गया है लोगों की जान बचाने के लिए। कौन? हमारे पीआईजी साहब, ठीक है। सो कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया इस बारे में। साइंस एंड टेक से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस पेस्ट किए हैं आपके लिए, वो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जूओनोसिस और क्या होता है जीन पिरामिडिंग का मतलब, ठीक है। तो इस वीडियो को पॉज करिए, समझ के कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द डेली अपडेट। ये हमारे निकालो प्रीलिम्स के 2 प्रोग्राम रिलीज़ हुए हैं, ये ज़रूर देखिएगा। ये धम्म से रिलेटेड है, अशोक और रशिया, यूक्रेन और इन चीज़ों से क्या संबंध है, ठीक है। कलिंगा, यूक्रेन, कौटिल्य, ये सब क्या संबंध है, ये सब देखिएगा। ये वीडियो बहुत मस्त वीडियो थी, बने रहिएगा। मिलते हैं हम मंडे की एडिटोरियल और ओपेड एनालिसिस में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।